हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट टाइम हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 19 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम हमारे क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड विद RJ45 कनेक्टर। बेसिकली बात करिए कि हमारे पास एक RJ45 का कनेक्टर होता है, उसके साथ हम कौन सी केबल है या फिर कौन सी नेटवर्क वायर है। क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि जब हम केबल की बात करते हैं तो केबल के अंदर हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ वायर्स। तो जनरली हम क्या बोल देते हैं, सेट ऑफ वायर्स को नेटवर्किंग के टर्म में हम केबल बोल देते हैं। तो सिंपली वही बोला है, ऐसी कौन सी तार है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, RJ45 को या फिर RJ45 कनेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस केबल का यूज़ करना पड़ता है। एज पर ऑप्शन देखा जाए कौन सा बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि जो भी हमारे पास कैट केबल्स होती हैं, फिर कैट 5 हो गया, चाहे कैट 6 हो गया, इसके अलावा जैसे हम पढ़ते हैं ना, अलग अलग टाइप ऑफ कैट केबल्स पढ़ते हैं। पॉपुलर काफ़ी यही हैं, कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 8, ये आप अलग अलग टाइप ऑफ केबल पढ़ते हैं। एज़ पर इनकी स्पीड ये केबल्स वेरी करती हैं। तो जब भी आप RJ45 कनेक्टर पढ़ते हो, तो मैंने जैसे आपको पहले भी समझाया था एक बार कि जो हमारे पास कनेक्टर होता है उसमें कितनी होती हैं, 8 पिन्स होती हैं। जैसे यहाँ पे 4, 5, 6 एंड 7, और यहाँ पे आप एक और बना लो। जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ आपके लिए। तो मैं ऐसे मान लो कितनी पिन्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पिन नंबर 1 आ गई, फिर ये 2 आ गई, फिर ये 3 आ गई, फिर ये 4 आ गई, फिर ये 5 आ गई, फिर ये 6 आ गई, फिर ये 7, फिर ये आपकी 8 यहाँ पे पिन आ गई। तो यहाँ पे टोटल कितनी पिन्स आ जाती हैं आपके पास, 8 पिन्स की हमारे पास क्या बन जाता है, ये कनेक्टर हमारे पास ये बन जाता है। तो जो इस टाइप का कनेक्टर है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, आप बेसिकली आपकी जो अलग अलग टाइप की कैट केबल्स हैं उनको क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। होता है क्या है, हमारे पास जो कैट केबल्स होती हैं वो हमारी ट्विस्टेड केबल्स होती हैं, है ना, ट्विस्टेड केबल्स होती हैं। और उनको हम कैसे पढ़ते हैं, हमेशा पेयर की वे में पढ़ते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आपकी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो कितने की है, वो 4 पेयर की है। तो 4 पेयर का मतलब क्या आता है, 4 × 2, तो कितनी है आपके पास, 8 आपके पास वहाँ पे वायर्स है। तो उस केबल के अंदर, उस सिंगल केबल के अंदर कितनी वायर हैं टोटल, हमारे पास ऐसे करके 8 वायर्स हैं, है ना। 4 पेयर का मतलब कितना होता है, 8 वायर्स होते हैं। और जब आप ट्विस्टेड केयर पढ़ते हो, जैसे कैट 5E पढ़ते हो, तो होता है क्या है, हर एक जो वायर का पेयर होता है ना, वो कैसे होता है, जैसे आप देखते हो ना हेक्सागोनल, जो एक तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि हम जो अलग अलग जो हमारे पास केबल्स होती हैं, फिर कुछ केबल्स होती हैं वो आपस में उनकी एक तरीके से बाइंडिंग होती है, वो है ना, ऐसे करके वो क्या होती है, आपस में बाइंडिंग करके जुड़ी होती हैं। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम ट्विस्टेड बोल देते हैं कि हमने तारों को क्या किया है, ट्विस्ट किया हुआ है। तो जब आप RJ45 कनेक्टर पढ़ते हो, ये बेसिकली कौन सा कनेक्टर होता है, जब आप अपना लैन या फिर समटाइम इसको क्या बोल देते हो आप, ईथरनेट भी हम बोल देते हैं। तो जो आप अपना लैन पोर्ट, बेसिकली आप कंप्यूटर के अंदर आपका जो लैन पोर्ट होता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आप लैन केबल वहाँ पे लगाते हो। तो लैन केबल के लगाने का जो पोर्ट होता है या फिर जो हिस्सा होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको RJ45 बोला जाता है। तो RJ45 आप कहाँ लगाते हो, जब भी आपको आपको आपके बेसिकली सिस्टम के साथ क्या करना है, इंटरनेट को जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ वायर। और उस वायर को बनाने के लिए या फिर उस केबल को बनाने के लिए आपके पास अलग अलग टाइप की केबल्स आती हैं। तो उन्हीं में से एक केबल कौन सी आती है, कैट 5 की केबल आ जाती है। हमेशा आपने याद रखना है कि जैसे अभी तो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, जब आप पढ़ते हो ना तो वहाँ पे आप कलर कोडिंग भी पढ़ते हो। जैसे आप अलग अलग टाइप की केबल कलर कोडिंग आती है, एक आता है हमारे पास टाइप 1 की कलर कोडिंग, एक आती है हमारे पास टाइप 2 की कलर कोडिंग। तो जो हमारे पास टाइप 1 टाइप 2 कलर कोडिंग होती है, वहाँ पे आप पढ़ते हो कि जो आप RJ45 की जो ये वायर है यहाँ पे, मतलब जो तार यहाँ पे लगाओगे ना, यहाँ पे जो यहाँ पे आप पिन्स देख रहे हो ना, कि ये पिन नंबर मेरी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, और ये 8 है। तो हर एक पिन के साथ क्या लगाई जाती है, ये जो 8 वायर्स है ना, इन 8 वायर्स को एक एक पिन के ऊपर लगाया जाता है। तो जो ये लगाने का तरीका होता है, इस तरीके की क्या होती है, अलग अलग कलर कोडिंग होती है। तो एक टाइप 1 कलर कोडिंग आती है, एक हमारे पास टाइप 2 कलर कोडिंग आती है। तो जस्ट आपको एग्जांपल के लिए जैसे समझना होगा, तो एक कलर कोडिंग आती है आपके पास कौन सी, वाइट ऑरेंज। उसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले ना आपके पास अलग अलग रंग की तारें होंगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसमें वाइट ऑरेंज वाली तार यहाँ पे लगा दोगे नंबर 1 वाली जगह। उसके बाद आ जाती है आपके पास ऑरेंज, है ना। वाइट ऑरेंज के बाद आप क्या करोगे, एक पूरी तार होगी जो पूरी पूरी ऑरेंज होगी, कुछ तार होगी जिसमें थोड़ा हल्का वाइट होगा बीच में, और बीच में क्या होगा, ऑरेंज होगा। तो उसको बोला जाता है वाइट ऑरेंज। तो वाइट ऑरेंज नंबर 1 पे लगा दी। वहीं पर नंबर 2 वाली जो वायर है, क्योंकि आप
केबल है ना, वही चीज़ मैंने आपको बताई। एक आपकी तो है तो तार एक ही है, पर इस तार के अंदर ना छोटी-छोटी तारें कितनी हैं? छोटी-छोटी तारें आपकी 8 तार हैं, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो जो ये आपकी फर्स्ट वाली कलर कोडिंग वाली जो तार होगी, जो आपको RJ45 पे लगानी है, अगर आप टाइप वी इंटरफ़ेस यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कलर कोडिंग क्या रखनी पड़ेगी? सबसे पहले व्हाइट ऑरेंज वाली तार लगानी पड़ेगी यहाँ पे नंबर 1 वाली पिन के ऊपर, फिर आपको ऑरेंज लगानी पड़ेगी, है ना? देन आपके पास एक और कलरिंग आ जाती है, जैसे व्हाइट, ऑरेंज, ऑरेंज, फिर यहाँ पे बोला जाता है व्हाइट, ब्लू, ओके? यहाँ पे आ जाती है आपके पास व्हाइट, ब्लू, फिर देन जो इसके आगे वाली आ जाती है, उसको हम बोल देते हैं ग्रीन, है ना? उसके बाद हम बोल देते हैं ग्रीन, फिर देन हमारे पास आ जाती है उसकी नेक्स्ट जो आ जाती है, उसको हम बोल देते हैं वाइट, ग्रीन। देन जो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बन जाती है 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे हमारे पास जो 6 नंबर वाली बन जाती है, वो कौन सी बन जाती है? हमारे पास ब्लू बन जाती है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बनती है ना, 7th नंबर पे जो बनती है, वो हमारी कौन सी बन जाती है? एक तरीके से ब्राउन, वाइट बन जाती है, और लास्ट में हमारे पास क्या बन जाती है? ब्राउन हमारे पास बन जाती है। तो ऐसे करके हमारे पास जो अलग अलग यहाँ पे जो तारें होती हैं ना, इनका कौन सा आपने कलर कोड रखा होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर सिंपल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पुट कर दूँ, आप मुझे बताओ, आप जो अलग अलग कलर कोडिंग की वायर यूज़ करते हो या फिर केबल आप देखते हो, है ना? केबल के अंदर आप अलग अलग जो तारें आप छोटी छोटी देखते हो, या फिर छोटी छोटी जो आप वायर देखते हो, जो आप आगे RJ45 कनेक्टर के साथ जोड़ते हो, तो इनमें से कौन से कलर की वायर आपके RJ45 या फिर कोई भी टाइप ऑफ केबल है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है? तो ऑप्शन में मैंने दे दिया, सबसे पहले मैंने बोला आप मुझे बताओ कि ब्लू कलर होता है वहाँ पे केबल में। सेकंड मैंने ऑप्शन में बोल दिया कि ऑरेंज वहाँ पे होता है। थर्ड मैंने बोल दिया वहाँ पे येलो कलर होता है, और फोर्थ मैंने ऑप्शन दे दिया कि वहाँ पे हमारे पास वाइट, ग्रीन हमारे पास केबल होती है। तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? सर यहाँ पे येलो वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ब्लू भी पढ़ी है ना? यहाँ पे देखो ब्लू भी होती है हमारे पास, फिर ऑरेंज भी होती है, हाँ जी सर ऑरेंज भी होती है, फिर हमारे पास वाइट ग्रीन भी होती है, हाँ जी सर वाइट ग्रीन भी होती है। ये सारी केबल्स होती है, पर येलो कोई भी हमारे पास केबल नहीं होती है। तो RJ45 का ना ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको भी आपने क्या करना है? नोट करना है। बाकी ये सारी जो कैट केबल्स होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड केबल्स भी हम समटाइम इनको बोल देते हैं। तो ये सारे छोटे-छोटे पॉइंट हैं, क्योंकि ये सारे ना प्रैक्टिकल भी हैं, साथ में ये थ्योरी के भी साथ भी चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करवानी पड़ती हैं। कई बार होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पहले कन्वे कर देते हैं, कुछ चीज़ लगता है कि नहीं ये भी आपको पता होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बाद में बता देता हूँ, है ना? तो ऐसा नहीं समझना है कि हाँ जस्ट सर ऐसे ही मतलब नॉर्मली हम पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, सारा एग्ज़ाम में ना पूछा जाता है, कहीं न कहीं एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और कलर कोडिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बाकी जैसे हम बात करें RJ45 की, तो ये हम जब OSI मॉडल पढ़ते हैं नेटवर्किंग का, क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ समझाई है, जब भी आप नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हो, तो आप सबसे पहले एक मॉडल पढ़ते हो OSI मॉडल। तो OSI मॉडल में आप लेयर पढ़ते हो, लेयर 1, जिसको हम क्या बोल देते हैं? फिजिकल लेयर हम बोल देते हैं। तो फिजिकल लेयर क्या होती है? जहाँ पे हम एक्चुअल में डाटा को भेजते हैं, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है? डाटा को भेजा जाता है। डाटा क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब डाटा ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? ये मैंने जब आपको ओएसआई मॉडल पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक टर्म लिखाई थी, हम इसको बोल देते हैं स्ट्रीम ऑफ बिट्स। तो स्ट्रीम ऑफ बिट्स के साथ कौन सी लेयर काम करती है? वो फिजिकल लेयर होती है हमारी ओएसआई की, और फिजिकल लेयर को ही हम क्या बोल देते हैं? फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो देखो जहाँ पे एक्चुअल में डाटा जा रहा होगा, तो उसमें कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना, तो वो रास्ता कौन देता है आपको? RJ45 कनेक्टर देता है। तो वैसे मान लेते हैं ये आपका आ गया कंप्यूटर, ये आ गया आपके दोस्त का कंप्यूटर। अब आपने क्या किया? आपके कंप्यूटर में एक यहाँ पे पोर्ट है, और आपके दोस्त में भी एक यहाँ पे पोर्ट है, और ये कौन सा पोर्ट होगा? सर ये हमारे पास जिसको आप क्या बोलते हो? हम इसको ईथरनेट पोर्ट बोल देते हैं। जब आपने कंप्यूटर लिया होगा ना, तो वहाँ पे बोलता है, जो आपको बेचता है वो बोलता है इसमें ईथरनेट, और जो आपका सम टाइम वो उसको लैन भी बोल देता है, कि आपके पास कंप्यूटर में ना ईथरनेट पोर्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ईथरनेट और लैन पोर्ट क्या होता है? ऐसा पोर्ट जहाँ पे हम क्या करते हैं? जहाँ पे हम हमारा RJ45 का कनेक्टर यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने RJ45 का कनेक्टर मान लेते हैं मैंने बना लिया, और वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, और दूसरा मैंने लगा दिया जो मेरे फ्रेंड का जो कंप्यूटर था या फिर जो सिस्टम था, वहाँ पे मैंने उसको लगा दिया। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं,
अगर उन्हें हमें कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ लैन केबल, तब हम किसका यूज़ करते हैं, RJ45 कनेक्टर का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो मैंने क्या बनाया है, अब ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं। जब आप केबल बनाते हो ना, मैंने आपको ये चीज़ बताई ना कि अब आपने केबल बनाई थी, तो केबल बनाने के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक आता है जब आप बात करते हो स्ट्रेट थ्रू की, शायद जिसने पढ़ा होगा उसको आइडिया होगा। एक हम पढ़ते हैं स्ट्रेट थ्रू, सेकंड हम पढ़ लेते हैं क्रॉस ओवर। जिसको आइडिया नहीं होगा वो काइंडली इसको नोट कर ले। देखो स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस ओवर का मतलब क्या होता है कि जो आपने कलर कोडिंग रखी होगी ना, स्ट्रेट थ्रू में क्या होगा, वो एक जैसी ही होगी, है ना। स्ट्रेट थ्रू में क्या होगा, जो कलर कोडिंग होगी, अगर यहाँ पे वाइट है तो दूसरे साइड का जो RJ45 कनेक्टर होगा, वहाँ पे भी फर्स्ट जो वायर होगी वो कौन सी होगी, मान लेते हैं वो हमारे पास वाइट ऑरेंज की ही वायर होगी। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक तरफ मैंने RJ45 का जो कनेक्टर बनाया है, तो उसमें जो सबसे पहले नंबर की जो केबल है, सॉरी पहले नंबर की जो वायर है ना, वहाँ पे हमने कौन सी कलर कोडिंग की वायर रखी है, मैंने रखी है वहाँ पे वाइट ऑरेंज। और जो रिसीवर है, रिसीवर की साइड पे भी जो पहली वायर है, RJ45 की जो पहली पिन है, वो भी मैंने कौन सी रखी है, वाइट ऑरेंज की रखी है। तो जो इस टाइप की जो केबलिंग हमारी होती है उसको हम बोल देते हैं स्ट्रेट थ्रू, है ना। वहाँ पे हम कुछ नहीं है, वहाँ पे सीधा हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रेट उसको कनेक्ट किया हुआ है। दूसरी हमारे पास कलर कोडिंग आती है, जहाँ पे एक तरफ हमारा जो RJ45 है, देखो होगा क्या, दोनों तरफ हम RJ45 को ही यूज़ करेंगे। पर क्रॉस ओवर में क्या होता है, मान लेते हैं जो मेरी फर्स्ट पिन थी, इसको मैंने कनेक्ट किया है दूसरे साइड की लास्ट पिन के साथ, है ना। और वही हमारे पास जो सेकंड पिन थी, इसको मैंने कनेक्ट किया है दूसरे साइड की सेकंड लास्ट पिन के साथ। मतलब क्या किया मैंने, दोनों तारों को क्रॉस कर दिया हुआ है, आपस में क्या किया, उनको क्रॉस कर दिया हुआ है। तो इस टाइप की जो केबलिंग बनाई जाती है इसको बोलते हैं हम क्रॉस ओवर। अब सर ये हम अलग अलग केबलें क्यों बनाते हैं, क्या मतलब होता है इसका, देखो होता है ऐसा है, जब आप नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, नेटवर्क ऐसा तो है नहीं, आप अपने देखो जब आप नेटवर्क पढ़ते हो तो वहाँ पे ना एक चीज़ समझनी है आपको। एक तरफ आ गया आपका कंप्यूटर, एक तरफ आ गया आपका कोई और डिवाइस, कोई भी आपका नेटवर्क का डिवाइस, एक तरफ ये आ गया। दूसरी तरफ आप क्या पढ़ते हो कि एक तरफ मेरा कंप्यूटर है और दूसरी तरफ भी मेरा क्या है, कंप्यूटर ही है ना। अब ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। एक तरफ क्या मैंने बनाया कि एक साइड आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो और दूसरी तरफ आपका कोई भी नेटवर्क का डिवाइस, है ना। जैसे मान लेते हैं आपका हब है, स्विच है, कुछ भी है, नेटवर्क डिवाइस कुछ भी आ गया। दूसरी तरफ आप क्या करते हो, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो। अब देखो कनेक्ट कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ वायर, है ना। वही मैंने बोला ना, बेसिकली आप क्या करते हो, लैन पोर्ट का आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ वायर। देखो एक्चुअल में वायर आप नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे नोट करोगे ना, तो यहाँ पे आप केबल नोट करोगे, क्योंकि केबल के अंदर हमारे पास सेट ऑफ वायर्स होती हैं। क्योंकि बार बार हमें मुझे हैबिट पड़ी है बार बार वायर बोलने की, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम कई बार वायर बोलते हैं, कुछ ये बोलते हैं, तो हैबिट पड़ जाती है कई बार। पर नेटवर्किंग की वे में जब भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना वायर, तो उसकी जगह आपने केबल नोट करना है, क्योंकि केबल के अंदर हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ वायर्स होती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे सर अच्छा हमने ये बता दिया कि कभी कभी हमें कंप्यूटर को किसी नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, कभी कभी हमें किसी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे भी हमें डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, मतलब कंप्यूटर से किसी नेटवर्क डिवाइस को, या फिर एक नेटवर्क डिवाइस है, जैसे सपोज कर लेते हैं एक तरफ मेरा नेटवर्क डिवाइस आ गया राउटर, और दूसरी तरफ मेरा आ गया नेटवर्क डिवाइस स्विच। अब ये क्या है, ये दोनों भी अलग अलग है ना, एक जैसे तो है नहीं, कॉमन तो है नहीं। अगर यहाँ पे मैं बोल देता राउटर और राउटर, यहाँ पे मेरा राउटर लगा है और दूसरी तरफ मेरा क्या लगा है, राउटर लगा है। कई बच्चे इसको रूटर बोलते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप कैसे प्रोनाउंस करते हो। तो मुझे राउटर ही अच्छा लगता है तो मैं उसको राउटर ही बोलता हूँ। तो देखो है क्या यहाँ पे, अब ये दोनों अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं। तो जहाँ पे भी हम अलग अलग टाइप ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ये लिखा ना मैंने कि जहाँ पे आप अलग अलग क्या करते हो, अलग अलग टाइप ऑफ एक तरीके से डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, एक तरफ राउटर है एक तरफ स्विच है, उसके लिए आप कौन सी कलर केबलिंग का यूज़ करोगे, स्ट्रेट थ्रू का यूज़ करोगे। समझ आ गया, स्ट्रेट थ्रू हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे जो हमारे पास हमने जो कनेक्शन बनाया होगा वो अलग अलग डिवाइसेस के बीच में बनाया होगा। वहीं अच्छा सर क्रॉस ओवर कहाँ यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली वहीं पे जहाँ पे आपको एक जैसे
डिवाइसेस को ऐड करना होगा या फिर कनेक्ट करना होगा। क्या मतलब सर इसका? जैसे आपको कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तब आप किसका सहारा लेंगे? तब आप क्रॉस ओवर का सहारा लेंगे। वहीं एक जैसे डिवाइसेस और क्या हो सकते हैं कि एक तरफ भी आपका राउटर है और आगे जो आप कनेक्ट कर रहे हो वो भी आपका राउटर है। तब ये भी क्या है सर? एक जैसे ही तो हैं, है ना? एक जैसे डिवाइसेस है ना, बेशक कंप्यूटर नहीं है पर नेटवर्क डिवाइसेस तो एक जैसे ही हैं। इनको भी आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें किस केबलिंग का यूज़ करना पड़ेगा? हमें क्रॉस ओवर केबलिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं की हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें नहीं पता लगती हैं नेटवर्किंग के बारे में। तो सारे पॉइंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ऐसा होता है कि हमें केवल कुछ चीज़ें लगती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें लगती हैं कि नहीं आपको पता होनी चाहिए। केवल लगता है कि हाँ, कोई और बच्चा भी है जिसको ये सारी चीज़ें पता होंगी, है ना? तो वो सारी चीज़ें सोच के आपको समझानी पड़ती हैं, सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है ना? कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप काफ़ी लेंथी कर देते हैं। तो लेंथी का मतलब नहीं होता है, यहाँ पे मतलब होता है कि आपको कितना नॉलेज यहाँ से गेन हुआ। अब देखो यहाँ पे RJ45 तो आपने समझ लिया, ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जब हम किसी भी बेसिकली एनालॉग या फिर सॉरी बोलते हैं जब भी हम किसी भी कनेक्टर की बात करते हैं या फिर हम कंप्यूटर कनेक्शन की हम बात करते हैं। एक और आपके पास आता है, एक आपके पास RJ11 के बारे में आपने पढ़ा होगा। RJ11 बेसिकली पूछा जाता है ये कितने पिन का कनेक्टर है? जैसे RJ45 हमारा कितने पिन का था? ये हमारा 8 पिन का कनेक्टर था, इसमें 8 पिन्स होती हैं। तो वैसे ही आपके पास RJ11 होता है, इसमें आपके पास 6 पिन्स होती हैं। और RJ11 आप कहाँ यूज़ करते हैं? देखो RJ45 आपको लग गया पता, इसको सर हम ईथरनेट या फिर जो हमारा नेटवर्क होता है जिसको हम लैन बोलते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए हम RJ45 का यूज़ करते हैं। अच्छा, तो RJ11 कहाँ यूज़ करोगे? ये आप यूज़ करोगे टेलीफ़ोन नेटवर्क्स में। जैसे आप देखते हो ना लैंडलाइन जो लगे होते हैं, अगर आपने देखा होगा जो कभी अ, जिनके पास पुराने कंप्यूटर या फिर सॉरी पुराने टेलीफ़ोन्स होंगे तो उन्होंने देखा होगा जो होते हैं ना, जो लैंडलाइन टेलीफ़ोन होते थे, तो उनके पीछे एक वायर जाती थी पतली-सी, तो यहाँ पे एक उनका एक पोर्ट होता था, छोटा-सा पोर्ट होता था। तो जो ये पोर्ट होता था, ये कौन-सा पोर्ट होता है? अब आपका RJ11 पोर्ट होता है। तो कल को मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट करूँ, आप मुझे बताओ कि टेलीफ़ोन जो हमारे पास होता है, तो उसमें हम कौन-सा पोर्ट यूज़ करते हैं? तो आप बोलेंगे RJ सर 11 का हम करते हैं यूज़। समझ आ गया? ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट बनते हैं और ये भी याद रखना है ये हमारे पास कितने पिन का कनेक्टर आता है हमारे पास? 6 पिन का ये हमारे पास कनेक्टर बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और इनको भी क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको धीरे-धीरे करके हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आप काफ़ी लेंथी कर देते हैं, है ना? इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? जब हमने नेटवर्किंग पढ़ी थी या फिर जब मैंने आपको ओएसआई मॉडल पढ़ाया था तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ क्या होते हैं हमारे पास रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं उनके बेस के ऊपर आपका जो काम है उसको कर रहे हो। विदाउट सेट ऑफ रूल्स या फिर विदाउट प्रोटोकॉल एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करेगा, यही हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं। तभी क्या किया गया था, जो बेसिकली जो संस्था है जिसको हम IANA हम समटाइम बोल देते हैं, वो क्या उसने उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया या फिर समटाइम इसको क्या बोलते हैं, हम ISO भी बोल देते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना इसको OSI मॉडल को, तो वहाँ पे लिखा होता है ISO OSI। तो ISO क्या एक संस्था है जिसने क्या बोला है कि जब भी आप किसी भी लेयर के ऊपर काम करोगे, मतलब किसी भी डिवाइस के साथ जब आप ऑपरेट करोगे, तो ऑपरेट करने के क्या-क्या तरीके रहेंगे, क्या-क्या उसमें प्रोटोकॉल रहेंगे, ताकि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत ना आए, है ना? तो उस चीज़ को बोला गया प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स जो लिखे जा चुके हैं या फिर जिनको अगर हम कोई नए प्रोटोकॉल्स ऐड ऑन करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएंगे, न्यू सेट ऑफ रूल्स बन जाएंगे। मतलब सिंपल आपने ऐसे समझना है कि जब भी हमें किन्हीं दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो उनको कम्युनिकेट होने के लिए उनको पता होना चाहिए कि वो आपस में दोनों काम कैसे करते हैं, तो उस चीज़ को बोला जाता है सेट ऑफ रूल्स। तो देखो यहाँ पे बात की है कि एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर कौन सी लेयर होती है सर? ये हमारे पास 7th लेयर ऑफ OSI मॉडल हमारे पास ये होती है। तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर आपने कौन कौन से प्रोटोकॉल पढ़े थे? सर वहाँ पे हमने डोमेन नेम सिस्टम के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है।
देन हमने सर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा हुआ है। देन हमारे पास सर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको हम एसएमटीपी बोलते हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। पर सर हमने टीसीपी के बारे में नहीं पढ़ा है। तो कहाँ पे पढ़ा है टीसीपी के बारे में? आपने ये पढ़ा होगा फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई। और फोर्थ लेयर कौन सी होती है? सर ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर को ही हम क्या बोल देते हैं? हार्ट ऑफ ओएसआई। मतलब ये दिल है। किसका दिल है? ये हमारा बेसिकली ओएसआई का दिल है। ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हार्ट ऑफ ओएसआई कौन सा आता है हमारे पास? ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास आ जाता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? बेसिकली ये चीज़ें पूछी जाती है कि आप कौन कौन से लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल पढ़ते हो। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आप और कौन सा पढ़ते हो? एक आप टीसीपी पढ़ते हो, एक आप यूटीपी के बारे में पढ़ते हो। टीसीपी को हम बोल देते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वहीं आप यूटीपी को बोलते हो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है पर एग्ज़ाम रेलिवेंट हमारे बन जाते हैं। बाकी देखो इसके अलावा हम और भी लेयर्स पढ़ते हैं। जैसे हम नेटवर्किंग लेयर पढ़ते हैं, तो वो थर्ड लेयर में हम पढ़ते हैं। थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई हमारे पास कौन सी बन जाती है? नेटवर्क लेयर बन जाती है। बेसिकली जो हम नेटवर्क लेयर होती है जहाँ वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे सर हम बेसिकली कोई भी डाटा है, या फिर सिंपल बोल लूँ कि वहाँ पे हम क्या करते हैं? लॉजिकल एड्रेस के साथ डील करते हैं। और अगर लॉजिकल एड्रेस भी अगर आपको याद ना रहे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, देन आपने क्या नोट करना है? आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि जब हम सर नेटवर्क लेयर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं, है ना? कि जो भी कंप्यूटर है अगर वो इंटरनेट के ऊपर है तो उसे हम क्या करते हैं? कोई ना कोई एक उसका पता देते हैं, टेम्परेरी पता देते हैं। जैसे आपका होता है ना, जैसे आप कोई अपना फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे पूछा आता है कि व्हाट इज़ योर परमानेंट एड्रेस एंड व्हाट इज़ योर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। टेम्परेरी एड्रेस क्या है? जहाँ पे अभी आप रह रहे हो। तो आईपी एड्रेस भी आपका एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। जब तक आप इंटरनेट के ऊपर हो, है ना, जब तक आप बेसिकली नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो, तब तक आपको आईपी एड्रेस दिया जाता है। जब आप नेटवर्क बंद कर देते हो अपना, तब आपसे आईपी एड्रेस वो वापस ले लिया जाता है, और ताकि वो किसी और को एलोकेट हम कर सकते हैं। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं कि हम आईपी एड्रेस देते हैं, तो आईपी एड्रेस देने कौन देता है? आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड कौन करता है? तो ये हमें प्रोवाइड करता है कौन? डीएचसीपी। ये भी मैंने आपको बताया था कि डीएचसीपी हम पढ़ते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें क्या देता है? वो हमें आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, और आपको अभी भी ये जस्ट आपकी रिवीजन है, ताकि आपको पता रहे कि हमने ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे पढ़ी हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी जैसे हम नेट आईपी की बात कर रहे हैं, तो एक हमने कमांड मैंने आपको बोली थी, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वो कमांड आती है आपकी पिंग कमांड। और पिंग कमांड आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब आप बात करते हो एक प्रोटोकॉल आता है, या फिर सिंपल बोलूँ कि पिंग कमांड करता क्या है? ये बेसिकली आपका नेटवर्क है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। और जब भी आप देखोगे, जब भी आप पिंग कमांड यूज़ करते हो ना, तो पिंग कमांड के आगे आप एक एड्रेस लिखते हो। कौन सा एड्रेस? 127.0.1। अब देखो ये पिंग कमांड के अंदर हम आगे जो एड्रेस लिखते हैं, ये जो एड्रेस लिखते हैं, तो ये क्यों लिखते हैं? इसको बोला जाता है टेस्टिंग एड्रेस या फिर लूप बैक एड्रेस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज़ लूप बैक एड्रेस। मतलब ये क्या करता है? ये एक ऐसा एड्रेस होता है जो देखता है कि अगर मैं किसी इन्फॉर्मेशन को आगे भेज रहा हूँ, तो वो सर्वर के पास जा रहा है, उसको चेक करता है और फिर आपको वापस रिस्पॉन्स करता है कि हाँ, आपने जो डाटा भेजा था वो डाटा आगे गया भी है, और आपसे अगर आपको किसी डाटा की डिमांड होगी तो वो डाटा आपको वापस भी रिट्रीव होके मिलेगा। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हमारे पास एक एड्रेस होता है, उसको हम बोल देते हैं लूप बैक एड्रेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। पिंग कमांड के साथ हम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं। और जो आपकी पिंग कमांड है, ये बेसिकली कौन-सा सिद्धांत या फिर कौन-सा प्रोटोकॉल यूज़ करती है? वो आपकी आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। आईसीएमपी मैंने बता ही दिया। आई से हमारे पास क्या बन जाता है? इंटरनेट बन जाता है। देखो, सी से हमारा क्या बन जाएगा? कंट्रोल बन जाएगा। वहीं एम से हमारा क्या बन जाएगा? मैसेज बन जाएगा। एंड देन पी से हमारा क्या बन जाएगा? प्रोटोकॉल हमारा बन जाएगा। तो कुछ एक पॉइंट के साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट आता है, एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं सारे, कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो इनको भी क्या करना है? आपने नोट करके लिख लेना है ना? तो इसके अलावा हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। बाकी कुछ और इसके अलावा डाटा तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम एफ़टीपी की बात कर लेते हैं, तो अलग-अलग मैंने आपको पोर्ट भी बताए थे। पोर्ट हम हमारा 20 आता है डाटा के लिए, 21 हमारे पास आता है जब आप उसको ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर देते हो।
है ना। बेसिक आप मैंने आपको HTTP का बताया था, हम 80 यूज़ करते हैं। वहीं आप HTTPS की बात करते हो तो वहाँ पे आप 443 का यूज़ करते हो, है ना। काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन यूनिक्स यू कैन यूज़ द कमांड टू लिस्ट आउट ऑल द फाइल्स और डायरेक्टरी अवेलेबल इन द डायरेक्टरी। बेसिकली यहाँ पे बात करिए, जब आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो, जिसको बनाया किसने था, केन थॉम्सन के द्वारा इसको बनाया गया था। जिसको याद नहीं है, जस्ट मैं ये चीज़ें तभी बताता हूँ ताकि आपकी रिवीजन होती रहे, आपको ऐसा ना लगे कि सर ये हम चीज़ें भूल रहे हैं। तो केन थॉम्सन के द्वारा, ओके, इसको आप नोट कर लेना, केन थॉम्सन, ठीक है। केन थॉम्सन के द्वारा बनाया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ में इनको डेनिस एम रिची ने भी कंट्रीब्यूशन की थी अपनी थोड़ी बहुत। और जो यूनिक्स बना है वो कौन सी लैंग्वेज में बना है, सी लैंग्वेज में बना है। जिसको बनाया किसने था, सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने उसको बनाया था। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन है, इन यूनिक्स यू कैन यूज़, हम कौन सी बेसिकली कमांड यूज़ करेंगे जिससे क्या होगा, लिस्ट आउट ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरी। मतलब जितने भी मेरे कंप्यूटर के अंदर ना फाइल्स हैं, जितने मेरे कंप्यूटर के अंदर फाइल्स हैं, या फिर जितने भी मेरे फोल्डर्स हैं, डायरेक्टरीज को हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको हम फोल्डर बोल देते हैं। तो जितने भी फाइल और फोल्डर हैं मेरे किसी भी फोल्डर के अंदर, जैसे मान लेते हैं मेरा एक फोल्डर आ गया, ये मेरा फ़ोल्डर आ गया ABC नाम का। ABC फ़ोल्डर के अंदर मैंने अलग-अलग फ़ोल्डर बनाए हुए हैं। इसमें मैंने बोला है कि ये मेरा फ़ोल्डर A आ गया, ये मेरा फ़ोल्डर B आ गया और ये मेरा फ़ोल्डर C आ गया। और यहाँ पे मैंने रखी हैं अलग-अलग फ़ाइल, है ना। फ़ाइल नंबर रखी है xyz.txt, टेक्स्ट फ़ाइल रखी है। एक मैंने फ़ोटो रखी है ना, abc.jpg करके मैंने एक फ़ोटो रखी है। तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे सर मेरे पास अलग-अलग टाइप के, हमारे पास क्या है, ये अलग-अलग टाइप के हमारे पास डायरेक्टरीज़ भी हैं। और यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप की फाइल्स भी हैं, तो यहाँ पे फाइल्स भी हैं। तो अगर मुझे देखना होगा कि मेरे ABC फ़ोल्डर के अंदर कौन-कौन सी एक तरीके से डायरेक्टरीज़ हैं और कौन-कौन सी फाइल्स मेरे पास पड़ी हैं, किसके अंदर, मेरे ABC फ़ोल्डर के अंदर। तो इसके लिए हम एक कमांड का यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा है। तो वो कमांड कौन-सी आती है आपकी, ls कमांड आपकी आती है। होता है कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप जस्ट लिखेंगे ls के आगे आप लिखेंगे ABC। और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, तो एंटर प्रेस होने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। क्या-क्या आउटपुट आ जाएगी कि आपके पास क्या है, ए है यहाँ पे, ए क्या है आपके पास, ये एक डायरेक्टरी है ना। और इस डायरेक्टरी का साइज़ कितना है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा बी भी क्या है आपके पास, एक डायरेक्टरी मतलब फ़ोल्डर है और उस फ़ोल्डर का साइज़ आ जाएगा। वहीं आपके पास आ जाएगा सी भी आपके पास क्या है, एक डायरेक्टरी है और उसका जो भी साइज़ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास जैसे XYZ हमारे पास क्या है, एक तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपके पास XYZ.txt, मतलब यहाँ पे ये क्या आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है और कितना डाटा है इसके अंदर वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा abc.jpg, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, एक टाइप की फ़ोटो की जो है फाइल है। तो ये सारा डाटा आपको दिख जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे दिखेगा आपको जब आप आउटपुट देखेंगे ना। ये वाली कमांड जब आप यूज़ करोगे, ये वाली जब आप कमांड यूज़ करोगे, तो आपको आउटपुट ऐसे देखने में मिलेगी कि पहले आपको फ़ोल्डर में दिख जाएगा, दूसरा दिख जाएगा, तीसरा दिख जाएगा, आपको टेक्स्ट फाइल दिख जाएगी और जो आपकी फ़ोटो थी वो फाइल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। वहीं आपको एग्ज़ाम में पूछी गई कि जब भी आपको कोई चीज़ें देखनी है तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड है, वो कौन-सी आप पढ़ते हो, तो आप उसके लिए आप ls कमांड के बारे में पढ़ते हो। तो सारी चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा और क्या-क्या हमने पढ़ी हुई हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताई थी एक pwd कमांड काफ़ी पूछी जाती है। इसको बोल देते हैं हम प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि जिस डायरेक्टरी के ऊपर आप अभी काम कर रहे हो ना, उसको प्रिंट करो। तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। तो जैसे अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हो, अभी आप ABC के अंदर मान लेते हैं कि आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हो। आप अभी सपोज कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए के अंदर, सपोज कर लेता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी ले लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। मैं कर रहा हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ सी के अंदर हूँ मैं अभी, सी के अंदर ए फोल्डर के अंदर मैं ABC नाम के फ़ोल्डर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने PWD, ओके। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें ये आप ना अपने टर्मिनल के ऊपर कर रहे होगे। यूनिक्स का जो आपके पास एक तरीके से कमांड लाइन इंटरफेस आता है, जिसको समटाइम आप शेल भी बोल देते हो, है ना। लिनक्स और यूनिक्स में आप शेल स्क्रिप्टिंग की आप बात करते हो, तो एक तरीके से आपने शेल को ओपन किया होगा और आपने एक कमांड लिखी होगी PWD। तो जैसे आप ये वाली कमांड लिखोगे, ये वाली जैसे आप कमांड लिखोगे, तो इस टाइम पे क्या आउटपुट आ जाएगी, इस टाइम पे आउटपुट आ जाएगी। आप अभी काम कहाँ पे कर रहे हो, आप अभी ABC फ़ोल्डर के ऊपर काम कर रहे हो,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट में आ जाएगा आपके पास ABC, कि आपकी करंट में डायरेक्टरी, मतलब अभी करंट कौन सी फोल्डर के अंदर आप काम कर रहे हो, तो आप अभी ABC फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो। तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, PWD का हम यूज़ करते हैं। वहीं हम अलग अलग टाइप की कमांड पढ़ते हैं। एक मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए आप MKDIR का कमांड पढ़ते हो, या फिर MKDIR के बारे में पढ़ते हो, जिसको मेक डायरेक्टरी बोलते हैं, जिसके थ्रू आप अगर आपको कोई नया कोई एक तरीके से फोल्डर क्रिएट करना है ना। हमेशा याद रखना है, जब आप MKDIR पढ़ते हो ना या फिर कमांड यूज़ करते हो, ये हमेशा क्रिएट करती है एक तो न्यू फोल्डर, या फिर जिसको हम डायरेक्टरी बोल देते हैं, प्लस वो जो डायरेक्टरी होती है वो हमेशा खाली होती है। ऐसे नहीं बोलना है कि वो डायरेक्टरी भरी होती है। एग्जामिनर क्या करता है ना, जैसे एक बार क्वेश्चन पुट किया गया था, मैंने अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी कमांड है। देखो मैंने उनको पढ़ा तो दिया था ये चीज़, है ना, मैंने उनको जस्ट समझा दी थी ये सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे करके आप जो कमांड्स हैं उनको यूज़ करेंगे। अब उनको मैंने प्रैक्टिकल भी बताया था कि ऐसे करके ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने उनको सिंपल एक क्वेश्चन पुट किया था। मैंने बोला कि एक ऐसी कौन सी कमांड है जो क्या करती है, एक नई डायरेक्टरी बनाती है, एक बेसिकली एक न्यू, एक तरीके से न्यू और नॉन एम्प्टी वो डायरेक्टरी आपको बना के देती है। क्या बोला था मैंने, एक आपको न्यू प्लस नॉन एम्प्टी, क्या था यहाँ पे मैंने, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है। आपने जब पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा भी होगा उन्होंने भी यही पढ़ा होगा। MKDIR से हम क्या करते हैं, एक नई डायरेक्टरी बनाते हैं, और वो एग्जाम में भी इस चीज़ को टिक कर देंगे। और जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा, मैंने उनको क्या पढ़ाया होगा, मैंने उनको पढ़ाया होगा कि MK जो DIR कमांड होती है वो आपको नई डायरेक्टरी बनाती है, बस वो कैसी डायरेक्टरी बना के देती है आपको, खाली फोल्डर, मतलब खाली डायरेक्टरी वो आपको बना के देती है। और मैंने उनसे क्वेश्चन पुट कर दिया, मुझे ये बताओ, ठीक है, मतलब उस दिन तो मैंने क्वेश्चन पुट नहीं किया, मैंने जस्ट नेक्स्ट डे उनसे यही क्वेश्चन पुट कर दिया। मैंने सिंपल बोला कि बेटा ये बताओ कि ऐसी कौन सी कमांड है जिसके थ्रू हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, या फिर नया एक नॉन एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे सभी ने क्या बोला, सर हम किसका यूज़ करते हैं, हम MKDIR का यूज़ करते हैं। अब आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पे सारे बच्चे क्या होंगे, यहाँ पे सर सारे के सारे बच्चे हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि MKDIR कमांड क्या करती है, वो नई फोल्डर तो बनाती है, पर कैसा बनाती है, वो एम्प्टी बनाती है, नॉन एम्प्टी नहीं बनाती है वो। ओके, तो देखो अगर आपको घुमाना होगा ना तो एक वर्ड से आपका पूरा का पूरा सेंटेंस हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको कमांड अंडरस्टैंड करनी होती है कि वो कमांड आउटपुट भी आपको क्या देती है। ओके, तो आई होप आपको ये कमांड के बारे में समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी काफ़ी कमांड्स आती हैं जिनके बारे में पूछा जाता है ना। अगर जैसे कई बच्चे बोल देते हैं कि आपने सर कुछ चीज़ें हमने, मतलब आप ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं पर हमें समझ नहीं आती हैं, या फिर कई बच्चे बोल देते हैं कि सर हाँ, जैसे अलग अलग टाइप की कमांड्स होती हैं, है ना, हमने यूज़ तो की हैं पर हमें कई बार पता नहीं लगता है उनके बारे में कि क्या मतलब होता है उनका, है ना। जैसे आपने हमें बताया था एक कमांड आती है CD कमांड। तो CD कमांड का मतलब क्या होता है, CD का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, अभी आप किसी फोल्डर के अंदर हो पर आप क्या चाहते हो, फोल्डर से बाहर जाना चाहते हो। तो फोल्डर से बाहर जाने के लिए आपको पता है, जैसे आप मोबाइल में क्या करते हो, बैक स्पेस का यूज़ करते हो, मत सॉरी, बैक बटन का आप यूज़ करते हो। पर जब आप कमांड लाइन इंटरफेस की बात करते हो ना, तो अगर आपको किसी फोल्डर से बाहर जाना होता है तो उसके लिए भी कमांड होती है। तो वो कमांड कौन सी होती है, CD कमांड होती है। CD को ही हम क्या बोल देते हैं, चेंज डायरेक्टरी। ओके, एक तो चेंज डायरेक्टरी का मतलब है आप किसी डायरेक्टरी से बाहर भी आ सकते हैं, प्लस आप किसी डायरेक्टरी के अंदर भी जा सकते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ बाहर जा सकते हैं। आप किसी डायरेक्टरी के अंदर क्या कर सकते हो, एक तो वहाँ पे एंटर भी कर सकते हो, और वहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हो। एंटर करने के लिए तो कुछ नहीं है, अगर आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर अंदर एंटर करना है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, आपका फोल्डर आ गया ABC, इसके अंदर एक और फोल्डर आपने बनाया है XYZ का, सपोज कर लेते हैं। और अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप ABC फोल्डर के अंदर हो, है ना। अभी आप कहाँ पे हो, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि अभी आप कहाँ पे हो, ABC फोल्डर के अंदर हो, है ना। ये आपका कंप्यूटर का इंटरफेस आ गया। अब आपने क्या कमांड यहाँ पे कर दिया, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब चेंज डायरेक्टरी मतलब आपको कहाँ पे जाना है, या आपको ABC से बाहर जाना है, या फिर ABC के अंदर कोई और चीज़ है, या फिर कोई फोल्डर है आपको उसके अंदर जाना है। तो मुझे पता है ABC के अंदर मेरा XYZ नाम का एक फोल्डर है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया CD XYZ। तो जैसे मैंने इसके बाद एंटर प्रेस किया तो मैं कहाँ पे चला गया, अब मैं कहाँ पे चला जाऊँगा, मैं बेसिकली
XYZ फ़ोल्डर के अंदर चला जाऊँगा। तो मुझे यहाँ पे कैसे दिखेगा कि मैं ABC के अंदर कहाँ पे हूँ, मेरा XYZ फ़ोल्डर के अंदर मैं चला गया हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, करंटली मैं कहाँ पे हूँ, मैं XYZ फ़ोल्डर के अंदर हूँ। ऐसे करके क्या होता है, आप सीडी की हेल्प से किसी एक फ़ोल्डर के थ्रू किसी दूसरे फ़ोल्डर के अंदर भी आप जा सकते हो। वहीं अगर आपको बाहर निकलना है किसी फ़ोल्डर से, तो उसके लिए ज़्यादा टफ़ नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे ये दे रखा था ना, अभी आप कहाँ पे थे? अभी आप ABC के अंदर XYZ फ़ोल्डर के अंदर थे। तो मुझे अगर बाहर जाना है तो हम क्या करते हैं, सीडी के बाद हम क्या करते हैं, डबल डॉट्स का हम यूज़ करते हैं। 2 बार हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो जैसे ये वाली कमांड चलती है CD डबल डॉट, तो इससे क्या होता है, जिस भी डायरेक्टरी के अंदर अभी हैं हम क्या करते हैं, उससे बाहर चले जाते हैं। उससे बाहर वाली डायरेक्टरी कौन-सी है, मेरे पास ABC डायरेक्टरी है। तो इसका मतलब है घूम फिर के मैं कहाँ पे वापस आ जाऊँगा, जब ये वाली कमांड चलेगी आपकी, तब मैं वापस कहाँ पे आ जाऊँगा, फिर से वही आ जाएगा यहाँ पे ABC और यहाँ पे डॉलर। ठीक है, तो मतलब मैं क्या हुआ, XYZ से फिर कहाँ पे चला गया, ABC के ऊपर चला गया। तो ये हमारी CD कमांड होती है। बाकी अलग अलग टाइप ऑफ कमांड पढ़ते हैं हम, मूव कमांड पढ़ते हैं, MV कमांड जिसको हम बोल देते हैं। इसके अलावा हम CP कमांड पढ़ते हैं, कॉपी कमांड पढ़ते हैं। तो ये सारी अलग अलग टाइप की कमांड्स होती हैं। बाकी जब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप की जो इंटरफेस होते हैं, या फिर जो, जैसे हम लिनक्स की बात करते हैं, तो लिनक्स में हम जो सिंबल है वो अलग ही यूज़ करते हैं। वही जो हमारे पास विंडोज़ आता है जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे हम जो सिंबल है उसको अलग पढ़ते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं, है ना? बाकी तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे एग्ज़ाम पूछा आता है कि ऐसी कौन सी कमांड होती है जो किसी टेक्स्ट को ढूँढने में हेल्प करती है, वो ग्रेप कमांड होती है। देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और पूछी भी जाती हैं, इम्पोर्टेंट हैं इसलिए पूछी जाती हैं, तो ग्रेप कमांड पूछी जाती है कि अगर आपको बेसिकली किसी चीज़ को ढूँढना है, क्या करना है आपको, सर्च करना है ना? सर्च क्या करना है, बेसिकली किसी टेक्स्ट को सर्च करोगे आप, किसी टेक्स्ट को, टेक्स्ट का किसी पैटर्न को। जैसे आपको ABC पता है, आगे ये बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ग्रेप कमांड का यूज़ करोगे। या फिर सिंपल बोलने का मतलब है, आप किसी भी चीज़ को ढूँढने के लिए क्या करोगे, ग्रेप का क्या करोगे, यूज़ करोगे। और ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, इनसाइड द फाइल। हमेशा याद रखना है कि ये फाइल के अंदर, इनसाइड फाइल। अब फाइल के अंदर जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक अपनी MS वर्ड की फ़ाइल बनाई है ना? MS वर्ड की मेरी फ़ाइल है, इसका नाम कर देता हूँ मैं example.doc की मेरी फ़ाइल मैंने बनाई है। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ माई बुक, और यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ माई कार। अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ग्रेप कमांड हम क्या कर सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए था दिस, तो मैं देख सकता हूँ कि ग्रेप कमांड के थ्रू मैं देख सकता हूँ कि जो मेरी फाइल है, इस फाइल के अंदर मेरा दिस है वो कहाँ कहाँ पे है। तो वो मुझे बता देगा कि आपका दिस है वो एक यहाँ पे प्रेजेंट है और एक आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वही है कि ग्रेप क्या करता है, टेक्स्ट को ढूंढता है या फिर किसी भी टेक्स्ट पैटर्न को ढूंढता है। अगर मैंने उसको दिस लिखा है तो वो दिस ढूंढ देगा। अगर मैंने उसको बोला है सिर्फ TH ढूंढो, तो वो TH ढूंढ के देगा मुझे, है ना? तो वो सर्च करता है किसी टेक्स्ट पैटर्न को, कहाँ पे, हमेशा याद रखना है, किसी फाइल के अंदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो नोट करनी है आपने। बाकी एक आप पढ़ते हो, अगर आप फाइल पढ़ते हो तो आप फाइल में एक कमांड पढ़ते हो CH मोड। तो CH मोड के थ्रू आप क्या करते हो, फाइल्स की परमिशंस देते हो। फाइल की क्या करते हो, फाइल को परमिशन देने का काम कौन करते हैं, विद द हेल्प हम CH मोड वो काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको भी क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये सारा डाटा जितना आप धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे, कि शायद अपने कमांडें जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए टफ है, जिन्होंने पढ़ी होंगी उनके लिए तो ईजी है, उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपने नोट कर लेना है। इनमें भी अगर कोई डाउट आपके मन में आता है तो वो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।